ये भी एक संजोग दिखाई पड़ा है। जितने भी लोग शुरू से ओशो से पास आए, बॉम्बे में ईश्वर भाई को, लहरू भाई को, इस तरह के बहुत लोग जब आए थे, सबकी साधारण स्थिति थी, लेकिन उनसे जुड़ने के बाद, उनके थोड़ा काम में लगने के बाद सब ऐसे ऊपर उठ गए। ये कुछ कमाल की बात है। प्रकृति को जिससे काम कराना होता है उसको वो उसको हाथ भी देती है और उसके हाथ में साधन और ताकत भी देती है। काम कैसे करते हैं लोग से? आखिर ये लोग न्यू के पत्थर है, ईश्वर भाई है, हिम्मत भाई है, और वो है लहरू भाई, ये न्यू के पत्थर रहे, कैसे ये मजबूती देते? फिर लक्ष्मी को भी हमेशा कहते थे चिंता मत कर, हो जाएगा, और हो जाता था। पैसा नहीं है पास एक में, और काम करोड़ों के बता रहे हैं, और वो सब हो जाती थी। पूना के पास जो एक आश्रम के लिए जगह खरीदी थी, ऊपर पहाड़ी पे एक महल था, सासवड़ का जो सासवड़, तो वहां पर भी हम लोग सब गए थे उस वक्त पूरा जाके। आपको यहाँ जब पता चला होगा कि अमेरिका में ओशो को अरेस्ट किया गया है, जेल में डाला गया, तो आपके भीतर उस समय हम लोग के मन में बहुत आक्रोश आया, बहुत क्षोभ आया। हमने यहाँ गवर्नमेंट के जो सांसद और विधायक हम लोगों के परिचित थे, उन सबको हम लोगों ने पत्र लिखे कि आप एजुटेशन करें, अमेरिकन एम्बेसी को पत्र लिखें इस बारे में कि इस तरीके से गलत हो रहा है। और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए थे उन्होंने बकायदा गवर्नमेंट ने पत्र भी भेजे वहाँ। पर यहाँ की गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट से बदल गई। राजीव गांधी उस दिन वही थे अमेरिका में जब वो अरेस्ट किए गए, और ये मुंह दबा के भाग आए थे वहां से बिना पूछने के। वो चाहते थे तो उसी टाइम आवाज उठाते, चाहते तो उसी समय आवाज उठा सकते थे, पर बिना प्रोग्राम के और वापस लौट आए थे। जैसे ही वो अरेस्ट किए गए वापस लौट आए थे। राजीव गांधी अमेरिका में थे। और जबकि ओशो इंदिरा जी के इतने बड़े प्रशंसक थे, अपने कई लेक्चर्स में कई बार मिली है ओशो, दिल्ली में कई बार मिलना हुआ है। लक्ष्मी माँ इंदिरा के उसमें रुकती थी जाके हमेशा, इंदिरा के हाउस में रुकती थी। लक्ष्मी माँ जब भी दिल्ली गई है, इंदिरा गांधी की उसमें रुकती थी जाके। नेहरू जी से कई बार मिले हैं ओशो, मैंने गांधी परिवार की प्रशंसक रहे हैं ओशो। इंदिरा गांधी कितने बार पूना गई है और मिलना चाहा है ओशो से, और उनके आसपास जो राजनीतिक होते थे उन्होंने नहीं मिलने दिया। थोड़ा वापस पीछे लौटते हैं, जब आप सब गाडरवाड़ा में थे, जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, तो ऐसे सुना है कि आपके परिवार के, हमारे परिवार के सारे लोग जल गए, सब आंदोलन में शामिल थे। उस समय ओशो कितने साल के थे और क्या कर रहे थे? हम लोग छोटे ही थे तब, तो 47 के आंदोलन में सब कितने रहे होंगे। तो कुछ करते थे वो भी? हाँ, वही जुलूस में सामने झंडा लेके चला करते थे, चले जाते थे। हाँ, मैं भी जाती थी, वो भी जाते थे। और हमारे चाचा कवि थे, तो वो उस वक्त गाने के लिए कविताएं बना देते थे, तो जुलूस में आगे गाई जाती हैं, तो सब लोग झंडा लेके चल रहे होते थे और गाते रहते, पूरे शहर मोहल्ला मचाते थे जाके। सरकार अक्सर ऐसे लोगों को अरेस्ट करती थी। हाँ, अरेस्ट किए ना, मेरे पिता अरेस्ट हुए, चाचा अरेस्ट हुए, बड़े चाचा, मतलब सब लोग 4-4 6-6 महीने से भूत के आए उसमें। हाँ। माँ कुछ एक घटना बताती थी कि अचानक मैसेज आता था कि 40 लोग आएंगे, खाना खाएंगे। हाँ, वो रोज का काम था। वो जो लड़ाई लड़े थे आजादी,
क्रांतिकारी लोग आते थे। क्रांतिकारी लोग आते थे, छुपते थे हमारे यहाँ पे। आपके यहाँ हम लोग छोटे छोटे थे, बेसमेंट में वो लोग छुपे होते थे, उनको खाना वही पहुंचाते थे, ले जाते। माँ बेचारी खाना बना बना के मरी जाती थी, इतनी तो ठंडी। पर माँ ने कभी इनकार नहीं किया। साधारण परिस्थिति थी हमारी, पर कुछ नहीं, उसमें खिचड़ी बना के खिला दे रहे थे, पर जो भी ये बना के खिलाना है, भूखे न रह जाए अपने यहाँ जो लोग छुपे। माँ की और कुछ घटनाएं याद आ रही हैं आपको? माँ की क्या घटना है, माँ तो माँ थी बस। माँ का भी ओशो के प्रति कुछ खास लगा? हाँ, भी पहली संतान थी तो लगाव तो होते ही। नानी को मैंने अपने बचपन से देखा, तो नानी प्रकृति की भांति थी। जैसे मती शरण जी गुप्त ने कहा ना कि कितने शांत और चुपचाप चलते रहते नियति नटी के कार्यकलाप। अभी हम थोड़ा ब्रेक ले। नानी को जो मैंने देखा बचपन से अपने, नानी प्रकृति की तरह थी। प्रकृति के बारे में जैसे कवि ने कहा है कि कितने शांत और चुपचाप चलते रहते नियति नटी के कार्यकलाप, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि सदा बटोर लेता उनको सदा सवेरा होने पर। इतनी बड़ी प्रकृति के सारे कार्य चलते हैं बिना किसी शोर शराबे के, लेकिन सारे नियत समय पे। नानी को मैंने ऐसा ही देखा। बहुत ज्यादा हमारे नाना धनी नहीं थे, घर में मामा मौसी और हम लोग गर्मी की छुट्टियों में सभी बच्चे पहुंच जाते थे, और नाना के पास उनके मेहमान बहुत मिलने आते थे, रिश्तेदार, जो कि वहां रुकते भी थे। उस वक्तों में पानी का साधन एक कुआं होता था। उतने सब लोगों के खाने का पानी, नहाने का पानी, बर्तन धोने का, कपड़े धोने का पानी, पूरा पानी कुएं से खींचा जाता था। और नानी कितने बजे सुबह उठ के पानी खींचना चालू कर देती थी, वो हमने देखा नहीं। उतने बजे हम लोग उठते नहीं। मेरी नानी और इनकी नानी वो सब कर लेती थी, पता नहीं लगता। और इतने सारे लोगों का सब कुछ पूरा काम करने के बाद उनके चेहरे पे कभी शिकन नहीं देखी, शरीर में कभी थकान नहीं देखी, कभी मैंने नानी को बीमार नहीं देखा। वो हमेशा सबका हंस के स्वागत करती थी और सबकी सब जरूरतों को पूरा करती थी। बड़े बड़े धनी लोगों के घर देखे हमने, अपना घर भी देखा है जिसमें काफी पैसा है, लेकिन पैसा सब तिजोरी में ताला लगा के रखते हैं। मेरी नानी से बड़ा धनी मैंने कुछ नहीं देखा। उस घर में जहाँ ज्यादा पैसा नहीं होता था, उसके बाद बीच के खुले कमरे में एक अलमारी थी। उस अलमारी में टीन की छोटी सी डबिया, जो मसाले की खाली डबिया होती है, उस डबिया में नानी के पैसे रखे रहते थे, और जिसको जो चाहिए ना वो उसमें से ले लेता था। कभी कभी नानी से पूछ के, कभी कभी नानी से बिना पूछे। लेकिन कभी उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया, कभी उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया कि इसके पैसे कहाँ गए। तो नानी ही थी वो योग्य माँ जिनके गर्भ से उसे जन्म ले सकते थे। बार बार मैं यही कह सकता हूँ, उनके जैसा मैंने कोई अभी तक भी नहीं देखा। मैं अपनी माँ की भी बहुत प्रशंसा करता हूँ, लेकिन माँ से ज्यादा मैं अपनी नानी की प्रशंसा करता हूँ, उनको एडमायर करता हूँ। इसी संदर्भ में मुझे याद आता है, माँ ने जब शरीर छोड़ा उससे कोई 2 दिन पहले सब लोग चले गए थे हॉल में। शाम को मैं उनके पास बैठी थी, तो उन्होंने अचानक अपना लाइफ की बातें बतानी शुरू की, और अंत में जो उन्होंने कहा कि मैं आज तुझे बताती हूँ, जिंदगी भर मैंने काम किया, काम करते करते मुझे नाम मिल गया। उनके ये वाक्य मुझे बहुत याद आते हैं। काम करते करते नाम मिल गया, करते करते मुझे राम मिल गए। राम मिल गया, काम करते करते राम मिल गया। 2 दिन पहले उन्होंने बताया।
नानी और नाना जी दोनों ही मुक्त होके गए हैं। उनकी समाधि पर आश्रम में वैसा ही चार्ज महसूस होता है जैसे ओशो की समाधि पर।